हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इश्यू ऑफ शेयर्स जो अपना चैप्टर चल रहा है, इश्यू फॉर फ्यूचर एंड इश्यू ऑफ शेयर, उसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अशोका कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8000 इक्विटी अंशों के आवेदन पत्र मांगने हेतु एक प्रविवरण निर्गमित किया, जो कि 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन निम्न प्रकार दिए थे। आवेदन पर 30 रुपया, बंटन पर 45 रुपया प्रीमियम सहित, है ना। प्रीमियम कितनी है? 20 रुपये प्रति अंश। फिर 45 रुपये प्रथम मांग पर और 25 रुपये शेष, प्रथम मांग पर 25 रुपये और शेष द्वितीय और अंतिम मांग पर। देखिए, आवेदन पर 30 और 45 कितने हुए? 75 और 25 100। तो ये अंतिम मांग कितने की होगी? 20 रुपये की। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का शेयर है, 120 रुपये में निकाल रहे हैं। अब आगे देखिए, आवेदन पत्र 12,000 अंशों के लिए प्राप्त हो गए, जबकि कंपनी वाले में अंश कितने थे अलॉट करने के लिए? 8,000। 12,000 के लिए प्राप्त हो गए, मतलब अति अभिदान हो गया। ये 9,600 अंशों के आवेदन पत्रों का आवंटन यथानुपात कर दिया गया तथा शेष आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। 9,600 को तो यथानुपात दे दिया, यथानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली, और बाकी को मना कर दिया। मतलब 12,000 में से 9,600 को दे दिया, तो 12,000 में से माइनस कर देंगे 9,600, तो जो 2,400 आवेदन अंशों के आवेदक बचेंगे उनको मना कर दिया, मतलब उनके आवेदन राशि को वापस लौटा देंगे। आवेदन पत्रों पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को आवंटन व देय राशि में प्रयोग किया गया। देखिए कि जब अति अभिदान होता है तो जितने वो शेयर मांगते हैं, प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन मनी, उतने शेयर देते हैं, लेकिन हम उनको उतने शेयर नहीं दे पाते, या कंपनी उनको उतने शेयर जब नहीं दे पाती तो उनके लिए उनका कुछ एडवांस मनी भी पड़ा रहता है। तो वो उसके लिए ये कह रहा है कि जो आवेदन पत्र पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि है उसको आवंटन पर देय में प्रयोग किया जाए। आवंटन की देय राशि में प्रयोग किया गया। रमेश ने 160 अंश आवंटित किए गए थे। आवंटन तथा प्रथम मांग पर देय राशि को भुगतान करने में असमर्थ रहा, उसके अंशों का हरण कर लिया। मतलब आवंटन और प्रथम मांग जब दोनों नहीं दी तब उसके अंशों का हरण कर लिया, मतलब उससे द्वितीय मांग मांगी नहीं और द्वितीय मांग से पहले ही उसके अंशों का हरण कर लिया गया। सोहन जो 240 अंशों का धारक था, दोनों मांगों का देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दी, उसके अंश द्वितीय मांग के बाद हरण कर लिए गए। हरण किए गए अंशों में से 320 अंश अमर को पूर्ण दत्त अंश के रूप में 90 रुपये प्रति अंश के हिसाब से बेच दिए गए, जिसमें रमेश के सारे ही अंश सम्मिलित हैं। अशोका कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल एवं रोकड़ बही की प्रविष्टियाँ कीजिए। जब रोकड़ बही की प्रविष्टियाँ आपको कहते हैं तो कैश की एंट्री नहीं होती है। कैश वाली एंट्री जो होती है, बैंक वाली एंट्री जो होती है, वो डायरेक्ट एक अकाउंट बना देते हैं, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक कॉलम, तो उसके अंतर्गत हो जाती है। देखिए, सबसे पहले जब भी अति अभिदान वाला क्वेश्चन हो तो अति अभिदान में हमें आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि एक तो होगी कैटेगरी, दूसरा होगा आवेदित अंश, फिर होगा बंटित अंश, और फिर होगा अग्रिम राशि। ये आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के, कि वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे कि आवेदन पर प्राप्त अग्रिम राशि की गणना या अधिक राशि की गणना। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि की गणना। कैटेगरी, अब इसमें कैटेगरी तो क्या है, इसमें कैटेगरी तो है ही नहीं वैसे तो, कि 12,000 अंशों के आवेदन पर प्राप्त हुए 9,600 अंशों के आवेदन पत्रों को यथानुपात मेंटेन कर दिया गया। मतलब 12,000 में से कैटेगरी है ही नहीं, तो वही है, एक ही कैटेगरी है। आवेदित अंश हैं 9,600 मानेंगे, क्योंकि 9,600 अंशों के आवेदकों को यथानुपात मेंटेन किया गया है। 12,000 में से 2,400 को मना कर दिया, तो आवेदित अंश है 9,600। इन 9,600 अंशों पर आवेदन राशि 30 रुपये प्राप्त हुई होगी। 30 रुपये प्राप्त हुई होगी तो कितने प्राप्त हुए होंगे? 000
2,88,000 रुपये प्राप्त होंगे, जबकि इनको बंटेड अंश कितने कर दिए गए, 8,000 ही अंश है कंपनी के पास। तो 8,000 पर अगर 30-30 रुपये आता तो कितना आता, 8 या 2,40,000। और तो अग्रिम राशि कितनी है, 2,40,000 रुपये ये है। तो अग्रिम राशि है 288 में से 240 गए, 288 में से 240 गए, कितनी अग्रिम राशि है, 48,000 की, जिसको ये कह रहा है कि अलॉटमेंट में काम में ले लेंगे। चलिए अब आप एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जब इसने रोकड़ बही बनवाई है, कैश कॉलम बनवाया है, तो ये कैश बुक का बैंक कॉलम बना देंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम। और कैश बुक के बैंक कॉलम में बैंक संबंधी एंट्री सारी इसमें करेंगे। सबसे पहले एंट्री टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने शेयर्स, 12,000 के लिए आवेदन आए, 12,000 को 30-30 रुपये से गुणा करेंगे तो 3,60,000 रुपये। अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, वो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री ये होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। क्यों, क्योंकि 2,40,000 रुपये होगा। आए तो कितने आए हैं आपके पास में, 3,60,000। 3,60,000 में से 2,40,000 रुपये तो शेयर कैपिटल में चले गए, क्योंकि 8,000 अंशों पर कितना बनता है 30-30 के हिसाब से, 240। कुछ को लौटा दिया गया है, 12,000 में से 9,600 गए तो 2,400 बचे, 2,400 को 30-30 रुपये लौटा दिया गया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लौटा दिया है तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा इक्विटी बैंक अकाउंट में, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 72,000। इन 3,60,000 में से 72,000 गए तो कितने बचते हैं, देखिए 3,60,000 माइनस 72,000, 1 2 3 8 8 2 2,88,000। 2,88,000 को करके बताना है तो 288 में से 240 तो यहाँ चले गए, 240 तो कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। अब बचे 48,000। 48,000 कहाँ जाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसने प्रश्न ने आपको कहा था कि अलॉटमेंट के समय काम में ले लेना, तो ये अलॉटमेंट में। वैसे इन दोनों की आपको एक ही प्रविष्टि कर देनी है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक साथ एंट्री कर सकते हैं इन दोनों की। भाई आपके पास में एप्लीकेशन मनी आई, कितनी आई एप्लीकेशन मनी, टोटल मिलाकर आई आपके पास में, देखिए कितनी आई, 3,20,000। कितनी आई, 12,000 अंशों पर 12,000 के लिए एप्लीकेशन आया, 3,60,000 आया, जिसमें से रिटर्न कर दिया 2,400 अंशों पर, मना कर दिया उनको शेयर देने से, तो 72,000 रुपये गया। बाकी बचे 2,88,000 रुपये। ये 2,88,000 को ट्रांसफ़र करके आपको बताना है। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है यहाँ पर अगर आप 2,88 लिख देंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 2,40 चल जाएगा और टू अलॉटमेंट में 48,000 चला जाएगा। बस फिर है अब दूसरी एंट्री ये हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो है 3,60,000 से है, क्योंकि ये 45 रुपीज़ के हिसाब से है। अंश आवंटन पर प्रीमियम सहित 45, प्रीमियम सहित 45 का मतलब 20 रुपये तो प्रीमियम है, 25 रुपया कैपिटल का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 8,000 अंशों पर ये कर लिया जाएगा। फिर इसको प्राप्त करने की एंट्री डायरेक्ट यहाँ हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें से आप अगर नरेशन इसमें वर्किंग कैपिटल में निकाल लें कि अलॉटमेंट पर प्राप्त राशि की गणना, अलॉटमेंट पर प्राप्त राशि की गणना कैसे करेंगे कि टोटल रिसीवेबल अमाउंट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट 8,000
अंशों पर 45 रुपये के हिसाब से। तो 1 2 3 0 40 8 चौक 32 4 36 3,60,000 रुपये लेस करेंगे एडवांस रिसीव्ड, जो अलॉटमेंट के समय काम में लेना है, जो एप्लीकेशन के समय आ गया था वो है 48,000। तो ये हो गया 3,12,000 रुपये। अगर सब जने अभी सारे शेयर होल्डर्स दे देते हैं पैसा तो 3,12,000 रुपये रिसीव्ड होता है। लेकिन उसमें से ये कह रहा है कि रमेश जिसे 160 अंश बंटित किए गए थे आवंटन एवं प्रथम मांग देय राशि का भुगतान नहीं कर पाया, और एक सोहन था जिसके पास में 240 अंश थे, उसने प्रथम और द्वितीय मांग नहीं दी, मतलब अलॉटमेंट तो उसने दिया। तो इसका मतलब सिर्फ जो रमेश है वो 160 अंशों पर वो नहीं दे रहा है। तो लेस करेंगे शेयर ऑफ रमेश, 3,12,000 रुपये बनते हैं कितने शेयर्स पर? 8,000 पर। तो 160 शेयर्स पर कितना बनता है जो उसने नहीं दिया, नॉट पेड। तो 0 0 0 0 0 0 और ये 20 बार कट गया इसे, इसका होगा 0 4 2 6,240 रुपये नहीं दिया उसने। तो 6,240 रुपये इसमें से लेस करेंगे, 0 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए तो 7, 11 में से 6 गए 5, 0 3,05,760 रुपये आएगा अलॉटमेंट पर। ये देखिए इसमें अलॉटमेंट पर 3,05,760 रुपये ये एंट्री हो गई अलॉटमेंट रिसीट होने की। और फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 25 रुपये की। ये फर्स्ट कॉल ड्यू करें, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल में एक तो 160 शेयर होल्डर्स वो है रमेश, और एक 240 सोहन है। तो 160 और 240 कितने होते हैं? पूरे 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी। तो 400 शेयर के फर्स्ट कॉल को लेस करके यहाँ लिख देंगे। 400 शेयर को 25 रुपये से गुणा करेंगे, तो 400 शेयर पर 25 रुपये से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 10,000। ये देखिए यहाँ पर कितनी थी फर्स्ट कॉल? ये 2 लाख की। तो 10,000 नहीं मिलेंगे तो कितने मिल जाएंगे? 1,90। फिर इसी तरह सेकंड, फिर इसकी फर्स्ट कॉल के बाद में इसके अंशों का हरण करेंगे। तो ये हरण करने की ये एंट्री हो जाएगी। इसकी हरण करने में देखिए कि इक्विटी, क्योंकि इसने तो अलॉटमेंट ही नहीं दिया, इसका मतलब इसने शेयर कैपिटल प्रीमियम भी नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऐसे अंशों का हरण कर रहे हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम प्राप्त हो गई है, तो बिल्कुल भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम जनरल एंट्री में कहीं नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी प्राप्त नहीं हुई है तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को ज़रूर दिखाया जाएगा। तो जो रमेश के 160 अंश हैं उनके ऊपर उसने अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर उसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल उससे की नहीं, इसलिए यहाँ पे सेकंड कॉल का नाम नहीं आएगा। यहीं पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आ जाएंगे। लिखेंगे 160 शेयर्स ऑफ रमेश फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल तक मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये से होगा? जिन मांगी गई राशि से। तो अभी तक कितना रुपये मांगा गया है देखिए ज़रा। 30 रुपये आवेदन का, 25 रुपया अलॉटमेंट का, 30 और 25 55, 55 और 25 80 रुपये। तो 80 रुपये मांगा गया है, तो 80 से मल्टीप्लाई करके 160 को यहाँ लिख देंगे। 20 रुपये से मल्टीप्लाई करके 160 को यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। अलॉटमेंट पर उसने कितना नहीं दिया वो आपका वर्किंग नोट बता रहा है कि रमेश का ही है वो हिस्सा 6,240 रुपये। ये अलॉटमेंट पे 6,240 रुपये उसने नहीं दिया। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर, तो फिर वहाँ पर कोई एडवांस मनी नहीं था, तो फर्स्ट कॉल 160 अंशों पर कितने रुपए की थी? 25 रुपये की थी। 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, बाकी का उसने दे दिया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा। अब फाइनल कॉल करेंगे, लेकिन फाइनल कॉल किस पे करेंगे? फाइनल कॉल टोटल मिलाकर 8,000 शेयर थे कंपनी के पास में। टोटल मिलाकर 8,000 शेयर हैं। 8,000 शेयर में से 160 शेयर का तो
हरण कर चुकी है कंपनी, मतलब फोरफीचर हो चुका है। तो उनके ऊपर फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीचर हो गया रमेश का। तो 0, 4, 8 और 7 बस यही शेयर बचे हैं जिनके ऊपर फाइनल कॉल कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर फाइनल कॉल इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब इनके तो अंशों का जब्त कर लिया कंपनी ने, फोरफीचर कर लिया। बचे हुए जो शेयर होल्डर्स हैं वो 7,840 के शेयर्स हैं। तो देखिए 7,840 शेयर हैं, फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी। और अब इसमें केवल ये 240 अंशों का जो धारक है सोहन, वो पैसे नहीं दे रहा है। तो 240 अंशों को 20 रुपये से मल्टीप्लाई करके और लेस करके और यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंशों का भी हरण कर लेंगे, ये जो 240 अंश हैं सोहन के, इसके अंशों का भी हरण हो जाएगा। तो इसके अंशों का हरण के होगा। तो अब इसने तो क्या करा, सोहन ने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दिया। अलॉटमेंट मनी दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम दे देते हैं तो फिर हरण करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं पर भी शो नहीं करेंगे। सिंपल एंट्री हो जाएगी जिसको सम मूल्य पर एंट्री होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया और 2 शेयर फॉरफिटेड। 240 शेयर्स ऑफ सोहन फॉरफिटेड। 240 को वही 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया, वो 6,000, मतलब 240 अंशों में फर्स्ट कॉल कितने की थी, 25 रुपये की। तो 25 को 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर सेकंड कॉल कितने की थी, 20 रुपये की। 240 को 20 से गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब ये कह रहा है कि इन अंशों को 90 रुपये के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिए। 90 रुपये के हिसाब से जब पुनर्निर्गमित कर दिए सारे अंशों को, नहीं सारों को नहीं किया है, 320 को। वैसे तो 160 तो है रमेश के और 240 हैं सोहन के। ये तो हैं रमेश के और ये हैं सोहन के। ऐसे टोटल मिलाकर 400 शेयर हैं, लेकिन इन 400 में से 320 शेयर्स रीइशूड किए हैं, जिसमें रमेश के सारे शेयर शामिल हैं। तो मतलब 320 जो रीइशू किए हैं उनमें 160 तो रमेश के हैं और 160 ही सोहन के हैं। अभी सोहन के 240 अंश जो फॉरफीचर किए उसमें से 160 ही रीइशू किए हैं, बाकी के अभी कंपनी के पास में रखे हुए हैं। ऐसे 320 शेयर रीइशू किए हैं, ठीक है। रीइशू करते समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट की जगह मैंने आपको क्या बताया था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 320 शेयर निकाले 90 रुपये के हिसाब से, तो 008 28,800 रुपये आएंगे और 10-10 रुपये वो होगा तो 3,200 रुपये वो हो जाएगा और ये 32,000 रुपये ये होगी। एंट्री ये होती है, एंट्री तो ये होती है, लेकिन जब अपन कैश बुक बनाते हैं बैंक कॉलम तो ये वाली एंट्री डायरेक्ट बैंक उसमें जाएगी, बैंक अकाउंट उसके डेबिट में आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 28,800 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 28,800 रुपये, देख लीजिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 28,800 और बाकी की जो ये एंट्री है कौन सी, 3,200 की। ये 3,200 की जो एंट्री है ये जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये रहा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,200 की। बस ये हो गया री इशू की एंट्री। और अब लास्ट एंट्री कि री इशू करने के बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस अगर कोई बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए आप पहली एंट्री में देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का कितना बैलेंस है, 5,760 रुपये। ये 5,760 रुपये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 5,760। ये 5,760 रुपये पूरा काम में लेंगे, क्यों, क्योंकि इस रमेश के सारे अंश पुनर्निर्गमित कर दिए हैं, अब इनका कोई रोल नहीं है। अगर तो ये पूरे काम में लेंगे शेयर फॉरफिटेड का। यहाँ पर जो सोहन का जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ये 13,200 है, लेकिन ये सारा काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 13,200 शेयर 200 जो अमाउंट बना है वो 240 शेयर पर बना है, जबकि इसके री इशू कितने किए हैं, 160। तो
अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोहन के 240 में से 160 अंशों पर शेयर फोरफिटेड अकाउंट का शेष, देखिए ये होता है 13,200 13,200 रुपया होता है 240 शेयर पर। तो 160 पर कितना होगा, उतना ही क्रेडिट शेयर अपन काम में ले सकते हैं क्योंकि अभी तक उतना ही हमने रीइशू किया है। तो 8,800 रुपये आएगा इसका। आप क्रेडिट शेयर इतना ही काम में ले सकते हैं उसका। तो ये टोटल क्रेडिट शेयर कितना हो गया, 0, 6, 5 और इतना, जिसमें से लेस कर दो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का डेबिट शेष। डेबिट शेष कितना हुआ, ये ना शेयर फोरफिटेड अकाउंट का डेबिट अभी कितना हुआ था, 3,200 रुपये। 3,200 रुपये ये घटाने के बाद कितना बचा, 0, 6, 3, 11,360। ये है अमाउंट ट्रांसफ़र टू बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 11,360 ये रहा शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 11,360। ऐसे ये सॉल्व होगा। इसमें आपके वर्किंग नोट्स भी दिए हुए हैं जो मैंने बनवाए हैं, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, बुक में जो दे रखे हैं उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये है इशू फोरफिचर एंड रीइशू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी आएंगे, एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं असाइनमेंट में दूंगा उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।